हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हिंदी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज पेपर सेट नंबर है N876 और ये 8 मार्च 2023 का पेपर है। ये 80 मार्क्स का है। हिंदी कंपोजिट का जो पेपर है 40 मार्क्स का, जिसके साथ 40 मार्क्स हिंदी कंपोजिट के पेपर के होते हैं और 40 मार्क्स आपके संस्कृत के पेपर होते हैं। उसके चारों सेक्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और इस पेपर में जो है 5 सेक्शन है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। लास्ट का जो सेक्शन 5 है रचना विभाग है, जिसमें लेटर्स वगैरह हैं और उसके अलावा 4 सेक्शन और हैं। तो इस वीडियो में हम 4 सेक्शन एक साथ देखेंगे एक ही वीडियो में। और जो लास्ट का सेक्शन 5 है रचना विभाग, वो बहुत बड़ा है, तो उसका एक अलग सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। और 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं हिंदी वगैरह के, मैथ्स का, साइंस का, सबका वीडियो का, सब पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं, इसको समझ भी लेते हैं ताकि जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे पेपर देंगे उनको हेल्प हो जाए। सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। जहां आपको आकृति की ज़रूरत है वहां पर आकृति जरूर बनाएं और जो इसमें बॉक्सेज या आकृतियाँ दी गई हैं उनके उत्तर भी उन्हीं आकृतियों के आधार पर आप अपनी आंसर कॉपी में लिखें। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। जितनी भी आकृतियां आप बनाएंगे उन सब के लिए पेन का ही आपको प्रयोग करना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है और ना ही स्केच पेन। और कई बच्चे सजावट के लिए, सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए स्केच वगैरह का यूज़ कर देते हैं, वो भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। रचना विभाग के लिए जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका सीधे सीधे आपको आंसर देना है, उनके लिए कोई ड्राइंग, कोई आकृति आपको नहीं बनानी है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है, मतलब साफ शुद्ध तरीके से आपको लिखना है, काट पीट नहीं करनी है, कॉपी को ज़्यादा गंदा नहीं करना है। सेकंड थिंग, भाई कई बार क्या होता है काट काट के बच्चे आंसर लिखते हैं, तो काट काट के आंसर बिल्कुल ना लिखें, उससे रॉन्ग इंप्रेशन जाता है, ऐसा लगता है आपने कॉपी की है या फिर पूछ पूछ के लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाग 1 गद्य विभाग, ये आपका 20 नंबर के लिए है। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये पठित गद्यांश है, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है हिंदी की, उसके जो चैप्टर है उसके बीच में से लिया गया है। पठित गद्यांश वो होता है जो आप पहले पढ़ चुके होते हो। तो पहला देखते हैं। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे, गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है। ये यहाँ से शुरू हुआ है और यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ तक ये पैराग्राफ लिया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विशेषताएं लिखिए अंजुना बीच। तो अंजुना बीच कैसा था, उसके बाद ये तो पहला है। 2 इसमें बॉक्सेस दिए गए, मतलब ये आकृतियां दी गई हैं। आपको अपनी आंसर कॉपी में जो आंसर लिखना है वो सेम इसी तरीके से आकृति बनानी है। अंजुना बीच लिखना है, जैसे 2 बॉक्सेस बनाने, मतलब पहले आप आंसर लिख लें, उसके बाद उसके चारों तरफ बॉक्स बना दें। और ये बनाने के लिए आपको पेंसिल का नहीं, पेन का यूज़ करना है। उसी तरीके से सेम आकृति बनाकर आपको अपनी आंसर कॉपी में आंसर लिखना है। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो ये आपको सेंटेंस एज इट इज़ लिखने अपनी कॉपी में और उसके आगे आपको लिख देना है। या फिर अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो 2-1 करके आगे 40 लिख दें, इस तरीके से 2-1 और आगे आप लिख दें 40। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं या फिर आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। पहले वाला क्वेश्चन है अंजुना बीच। अंजुना बीच कैसा था? अंजुना बीच देखिए इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं आपको साथ के साथ बता भी रही हूँ कि कैसे आपको आंसर करना है। प्रश्न 1 का ए है ये। सबसे पहले हम अंजुना, ये है मछुआरों की पैसे, ये तो गद्यांश आपको दिया गया। अंजुना बीच कैसा था? नीले पानी वाला और पथरीला। ये आकृति आपको पेपर में दी गई है ना, ये देखिए, और बोला भी गया है कि आकृतियों में ही आंसर लिखें। तो जो आकृति दी गई है, ये आकृति दी गई है, एज इट इज़ इस आकृति में ही आपको उत्तर लिखना है अपनी कॉपी में। अंजुना बीच कैसा था? नीले पानी वाला। अंजुना बीच कैसा था? पथरीला था। बैनालियम बीच कैसा था? रेतीला था और उथला था। तो हमने आकृति बनाकर ही आंसर लिखा है। क्वेश्चन 2 है आपका, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या कितनी थी? तो ये देखिए, गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या 40 थी। काई ने यहाँ पर घर बना लिया था। कहाँ? पत्थरों के बीच में। अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने वाले परिवार। बैनालियम बीच इनकी पहली पसंद है मछुआरों। तो ये आपको यहाँ पर ऐसे ही लिखना। गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या 40। काई ने यहाँ घर बना लिया था पत्थरों के बीच में। अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने वाले परिवार। बैनालियम बीच इनकी पहली पसंद है। ये हमने कहाँ से लिखे हैं? ये आंसर, ये ऊपर वाले बॉक्सेस के आंसर, ये आंसर, ये सब हमने इस गद्यांश में से ढूंढ कर लिखे हैं। देखिए जैसे गोवा में छोटे बड़े कितने? 40 बीच हैं। अंजुना बीच कैसा है? नीले पानी वाला और पथरीला है। इसी तरीके से काई ने, देखिए यहाँ पर काई का भी दिया है अभी,
काफ़ी समुद्र के साथ पानी भर गया है, फिसलने का डर, लेकिन मतलब सारा का सारा जो आंसर्स लिखे गए हैं वो इसी पैराग्राफ में से लिखे गए हैं। अपने मन से आपको कहीं से बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है, मछुआरों की पहली पसंद है। कौन सा बीच? बेनालियम बीच। किसकी पसंद है? मछुआरों की। परिवार के साथ पर्यटन के लिए लोग आते हैं। तो पूरा का पूरा हर आंसर आपको वहीं से देखकर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, ये भी गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। बदसूरत का खूबसूरत, पसंद का नापसंद का पसंद। ये देखिए, बदसूरत का खूबसूरत, नापसंद का पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द होते हैं एक ही शब्द के लिए बहुत सारे शब्द जब लिखे जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से क्या क्या बोलते हैं। और आनंद दोनों का, तो दोनों का देखते हैं। कमजोर का दुबला पतला, दुर्बल निर्बल। आनंद का हर्ष, आमोद, उल्लास, खुशी और प्रसन्नता। ये क्या है? आपके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अपने द्वारा किए हुए पर्यटन का एक अनुभव 25 से 30 शब्दों में लिखिए, और 2 मार्क्स का है, यानी कि आपको 25 से 30 शब्द 2-3 लाइनों में आ जाएंगे। वो लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपको बहुत बड़ा एक फुल पेज भर के लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। टाइम का ध्यान रखें और मार्क्स का भी। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करें। 25 से 30 शब्द बोला है तो वो आपके 25 से 30 की जगह 30 से 35 तो हो सकता है, लेकिन 30 से 300 नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। अपने द्वारा किए हुए पर्यटन के एक अनुभव को 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये देखिए, पर्यटन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। पर्यटन से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमें यात्रा करने से उस स्थान और देश की सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाजों का पता चलता है। पर्यटन शिक्षा और अनुसंधान के लिए आवश्यक है। आप किसी जगह की कितनी भी जानकारी इकट्ठी कर लो, यात्रा के बिना हम उस जगह की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः पर्यटन बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल बहुत आवश्यक है। बिल्कुल उसी की तरह अगर आप स्विमिंग की किताबें पढ़ लें तो क्या आप स्विमिंग सीख सकते हैं? नहीं। स्विमिंग सीखने के लिए आपको पूल में उतरना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। उसी तरीके से पर्यटन के ऊपर कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब आप पर्यटन करेंगे यानी कि खुद से घूमेंगे फिरेंगे, तभी आपको उसके बारे में सही जानकारी पता चलेगी। दूसरा देखते हैं। आपका पहला ए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 3 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये भी आपका पठित गद्यांश है, इसके आधार पर हमें कृतियां करनी है। इसका है, आमतौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोने चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। ये यहाँ से शुरू हुआ है आपका और यहाँ तक है। संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। इसके आधार पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। आकृति में दिए गए शब्दों का सूचना के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। तो संपत्ति के मुख्य साधन, ये हमने यहीं से लिया है। देखिए, संपत्ति के मुख्य 2 साधन हैं, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। दूसरा है मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता। तो ये देखिए, अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। और पहले वाले का है संपत्ति के मुख्य 2 साधन है, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। ये यहाँ पे दिया गया, यहाँ से छांट के आपको लिखने थे। तो ऊपर टेक्स्ट इसमें से ही है, ये पठित गद्यांश में से ही है और ऐसे लिखना है। देखिए, संपत्ति के मुख्य साधन, सृष्टि के द्रव्य, मनुष्य का शरीर श्रम, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता अन्न, वस्त्र और मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में उल्लेखित ख्याल गलत होने के कारण, कह रहा है गद्यांश में कौन सा ख्याल उल्लेखित किया गया है और उसके गलत होने के कारण बताओ। ये भी आकृति में ही आपको लिखना है, आकृति बना बना कर ही उत्तर देने हैं आकृति वाले प्रश्न के। तो देखिए, गद्यांश में उल्लेखित ख्याल, नोट, रुपया या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, ये ख्याल है। और ख्याल गलत होने के कारण क्या है? क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन है। मतलब सोना, चांदी या सिक्का क्या है? ये तो माप तोल के साधन है। ये पहली लाइन पर ही दिया है। देखिए, रुपया, नोट या सोने चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन मात्र है। यानी कि ख्याल तो क्या है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, और ख्याल गलत है। क्यों है? क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन मात्र हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। ये भी आपको कृति पूर्ण करनी है। मतलब शब्द युग्म क्या होता है? शब्दों के जोड़े को शब्द युग्म बोला जाता है। सुख, सुविधा, गुजर बसर, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? गद्यांश में से। सुख, सुविधा और गुजर बसर, पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। चीजें बनती दिखती हैं, चीजें बनती दिखती हैं। इसका चीजें क्या है? प्लूरल है।
बहुवचन है, हमें क्या करना है, इसको वाक्य वचन परिवर्तन करना है, बहुवचन से एक वचन बनाना है। तो वचन 3 होते हैं, बहुवचन, द्विवचन, एक। ये देखिए चीज़ें बनती हैं, चीज़ बनती दिखती है, चीज़ें बनती दिखती हैं, बहुवचनता हमने क्या किया, चीज़ बनती दिखती है, एक वचन कर दिया। नेक्स्ट है शारीरिक श्रम का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। शारीरिक श्रम का महत्व इस विषय पर आपको 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं, अपने मन के भाव लिखने हैं, और ये भी आपका 2 मार्क्स का है। तो जैसा कि पीछे बताया था 2 मार्क्स के लिए 2-3 लाइनों का आंसर इज सफिशिएंट। देख लेते हैं। शारीरिक श्रम का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। शारीरिक श्रम मनुष्य को निरोग, प्रसन्नचित्त और हष्ट-पुष्ट बनाता है। मतलब जब आप शरीर से मेहनत करते हैं तो एक्टिव रहते हैं तो फिट रहते हैं तो आपको बीमारियां नहीं घेरती हैं। मानसिक श्रम मनुष्य को बौद्धिक विकास करता है, और जो मानसिक श्रम है यानी कि जो दिमाग से मेहनत करते हैं, जैसे कि पढ़ाई करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक रीड करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्या है, वो है मनुष्य को बौद्धिक विकास, यानी कि उससे आपका माइंड एक्टिव होता है, आपका बौद्धिक विकास होता है। अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं तो वो जिंदगी भर ABCD तक नहीं सीख पाएगा, लेकिन जो पढ़ेगा वो ABCD से कितना आगे का कुछ सीख सकता है। मनुष्य निरोगी बनता है और सदैव प्रसन्न रहता है। मनुष्य जीवन की सफलता श्रम पर निर्भर करती है। तो ये था आपका शारीरिक श्रम के महत्व पर 25 से 30 शब्द। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हम ई पे, ये 4 मार्क्स के लिए है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये अपठित है, यानी कि ये आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं लिया गया है, ये बाहर से आया है। मधुरता सत्य का अनुपान है और मितता उसका पथ्य है। ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक है। नेत्र खरीदने जैसा है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास पेपर अवेलेबल नहीं है तो। ये देखिए, अब नीचे इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो बिल्कुल एज इट इज ही आपको आंसर करना है अपनी कॉपी में, आंसर कॉपी में। सम्यक वाणी की विशेषताएं बीच में लिखना है, चारों तरफ 4 बॉक्सेस बनाने हैं, और जो इसकी विशेषताएं हैं उनको इन बॉक्सेस में करके लिखना है। कहाँ पे? एग्जाम की आंसर कॉपी में। तो चलिए देखते हैं सम्यक वाणी की विशेषताएं। सम्यक वाणी की विशेषताएं सत्य, मित, मधुर और परिणाम कारक। इसी तरीके से आपको बॉक्स बनाने हैं, और बॉक्स जो है वो पेन से बनाने हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको ब्लू या ब्लैक पेन यूज़ करना है, रेड पेन यूज़ नहीं करना है। ये आपको प्रॉपर वीडियो में अच्छे से दिखे इसलिए मैंने रेड पेन का यूज़ किया है। ये एग्जाम कॉपी नहीं है, ये घर की कॉपी है। आपको एग्जाम कॉपी में सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। तो ऐसे आपको बॉक्स बनाना है और चारों बॉक्सेस में आपको उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो कैसी है सत्य सम्यक वाणी की विशेषताएं? सत्य, मित, मधुर और परिणाम कारक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी मनुष्य को प्राप्त वरदान। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो ये हमारा यहाँ पर है ना, हमारा जो पहला विभाग है वो पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद विभाग 2 शुरू हो जाएगा। तो वाणी मनुष्य को प्राप्त वरदान है, इस विषय पर देखते हैं अपने विचार। मधुर वचन औषधि के समान है जो रोग का निवारण करते हैं। कटु वचन तीर के समान आघात पहुंचाते हैं। अतः मनुष्य को अपनी वाणी जो है वो मधुर रखनी चाहिए, यह उसके लिए वरदान है। सबके साथ, इसको आप कितना भी अपने मन से बड़ा करके लिख सकते हैं कि मनुष्य को जो है सबके साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से बोलना चाहिए, किसी को कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, कठोर उत्तर नहीं देना चाहिए। तो आपका विभाग 1 कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं विभाग 2 की और। विभाग 2 ये पद्य विभाग है, ये 12 अंक के लिए, यानी कि 12 मार्क्स मिलेंगे आपको। पहले वाला देखिए, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। ये पठित गद्यांश यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। ये 6 मार्क्स के लिए है और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। ऐसे ही सेम ऐसे आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही डिज़ाइन बना के, ऐसे बॉक्सेस बना के आपको आकृति में लिखिए। लिखा गया है ना ऊपर, आकृति में लिखिए। तो आपको सीधे आंसर नहीं लिखना है, पहले ऐसी सेम आकृति बनानी है, उसके बाद आपको अपनी कॉपी में आंसर लिखना है। तो कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम बताओ। दूसरा क्वेश्चन है, कवि कृषक के लिए यह करना चाहता है। तो ये देखिए, कविता में कौन कौन सी 2 ऋतुएं बताई गई हैं। पहली है मधुमास और दूसरी है पतझड़। और कृषक क्या करना चाहता है? कृषक जो है वो, कवि क्या करना चाहता है? अभिमान करना चाहता है, उस पर मान करना चाहता है और उस कृषक का गान करना चाहता है। यानी कि दोनों का आंसर आपको पहले ही वाले 4 पंक्तियों में मिल गया। ये देखिए, ऋतु कौन सी है?
मधुमास और पतझड़, मधुमास को वसंत भी बोलते हैं और दूसरी है पतझड़। कवि कृषक के लिए यह करना चाहता है क्या, उस पर मान करना चाहता है और उसका गान करना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश में ता प्रत्ययुक्त दो शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो मनुजता और दीनता, ये देखिए मनुजता और दीनता दोनों में ता प्रत्यय आया है, मनुजता और दीनता। नेक्स्ट देखते हैं दो संस्कृत शब्द, तो कृषक है और श्रम है। श्रम का श्रमो श्रम है, श्रमो श्रमा बनता है और ऐसे ही कृषक का भी बनता है, कृषक है कृषको कृषका। तो कृषक और श्रम क्या है, आपके दो संस्कृत शब्द हैं। ये देखिए लिखा है ना क्वेश्चन में, पद्यांश में आए दो संस्कृत शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो कौन सा है, कृषक और श्रम। उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। उपयुक्त पद्यांश यानी कि जो पद्यांश अभी आपने ऊपर देखा है उसकी प्रथम 4 शुरू की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको लिखना है 25 से 30 शब्दों में। कौन सी 4 पंक्तियों का, इनका हाथ में संतोष की तलवार से लेकर उस कृषक का गान कर लूँ, ये 4 पंक्तियां हैं 1, 2, 3 और 4। तो चलिए इनका देखते हैं। वाक्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ, कृषक के अभाव की कोई सीमा नहीं है, परंतु वह संतोष रूपी धन के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सतह पतझड़ ही बना रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती हैं, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। वह हाथ फैलाना नहीं जानता। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ और कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी आ गया आपका अभिमान करना चाहता हूँ और गीत गाना चाहता हूँ, जो ऊपर पूछा गया था। तो ये आपका प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ है जो सरल भाषा में लिखा गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक, पठित वो होता है जो आपकी टेक्स्ट बुक में से लिया जाता है, जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, ये भी 6 मार्क्स का है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय, ये रामायण में भी है। लास्ट लाइन है, जह तह रहे पथिक थकिनाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। परिणाम लिखना है, कलयुग आने से क्या है, धर्म भाग जाते हैं। सुराज होने से दुष्टों का उधम जाता रहा, सुराज मतलब अच्छा राज्य। बरसात के आने से वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं और क्रोध के आने से धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। मतलब जब किसी को क्रोध आता है तो वो क्या सही है और क्या गलत है ये भूल जाता है। और उसी तरीके से जब बरसात आती है तो पुराने पतझड़ के जो पत्ते झड़ जाते हैं तो वृक्षों में नए नए हरे हरे पत्ते आने लगते हैं। अच्छा राज्य आने से दुष्टों का उधम, मतलब दुष्ट लोग दुष्ट लोगों की जमती नहीं है, बनती नहीं है, दुष्टों को सजा मिलने लगती है। और जब कलयुग आता है तो धर्म भाग जाते हैं, मतलब लोग धर्म पूर्ण कार्य करना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 मार्क्स का है ये, यानी कि एक लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 4 पॉइंट दिए गए हैं, मतलब उन चारों पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 पॉइंट सही है तो 1 मिलेगा, 3 पॉइंट सही है तो 1.5 मिलेगा और चारों पॉइंट सही है तो फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तन से रूप नहीं मिलता, पद्यांश में से ढूंढ कर लिखने हैं। तो पहला है संपत्ति और दूसरा है संपन्न। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो, मेढक, तो मेढक को दादुर बोलते हैं और वृक्ष को विटप बोलते हैं। दोनों आपके इसमें से ही लिए गए हैं, आपके पैराग्राफ में से। ये देखिए, वृक्ष को, मेढक को दादुर बोलते हैं ये रहा, और वृक्ष को क्या बोलते हैं, विटप। नेक्स्ट है, उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो ये जो पद्यांश दिया गया है आपको, इसकी प्रथम 4 पंक्तियों का, यानी कि दादुर से लेके और धर्म ही दूरी तक, इन चारों पंक्तियों का आपको सरल अर्थ लिखना है। तो चलिए इसका सरल अर्थ देखते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, यानी कि उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, वो ऊपर हमने सुराज देखा था ना, वही होता है श्रेष्ठ राज्य वही होता है श्रेष्ठ राज्य। तो श्रेष्ठ राज्य में क्या होता है, दुष्टों का उद्यम जाता रहा, मतलब दुष्टों का उद्यम चला जाता है, वो अपनी दुष्टता नहीं कर पाते।
उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। मतलब जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया है आपका विभाग 3। आपका विभाग 2 कंप्लीट हो चुका है। विभाग 2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब विभाग 3 देख लेते हैं। विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक के लिए है आपका। ये निम्नलिखित पद्यांश, ये भी पठित गद्यांश यानी कि आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, ये यहाँ से शुरू है आपका, और यहाँ पर खत्म है। आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इसके क्वेश्चन देखते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए, यहाँ पर भी आपको संजाल दिया गया है। कार्यभार के कारण हुई रूपा की भागदौड़, तो कहाँ देखिए, कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार में जाती। मतलब रूपा कहाँ कहाँ जा रही थी? रूपा कभी इस कोठे में, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास और कभी भंडार में। तो आपको ऐसे लिखना है, ये देखिए, पेंसिल से नहीं, पेन से लिखना है। कार्यभार के कारण रूपा की भागदौड़ हुई, कभी इस कोठे में कढ़ाई के पास, कभी उस कोठे में और कभी भंडार में। नेक्स्ट देखते हैं। कर्तव्य निष्ठा और कार्य पूर्ति विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये 80 मार्क्स वाला पेपर है आपका, इसलिए ये लेंदी है। जो मार्क्स 80 है, कंपोजिट वाला नहीं है। ये सेकंड और थर्ड लैंग्वेज का तो है, लेकिन कंपोजिट वाला नहीं है, वो 40 मार्क्स का होता है। ये पेपर लेंदी है क्योंकि ये 80 मार्क्स का है, और इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट है कर्तव्य निष्ठा और कार्य पूर्ति पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। मनुष्य के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करना उसे आवश्यक होता है। इन सभी कार्यों की पूर्ति निष्ठा से करना ही कर्तव्य निष्ठा कहलाता है। कर्तव्य मनुष्य के जीवन का हिस्सा बाल्यावस्था से ही बन जाते हैं। मैंने बहुत सरल भाषा में लिखा है, जिसको आप पढ़कर ही लिख पाएंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं है, और पूरे जीवन भर उनका पालन करना होता है। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, समाज में उसका आदर व सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आ पार्ट है ये इसी का, विभाग 3 का। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये भी पठित पद्यांश है, यानी कि टेक्स्ट बुक से आए। मन की पीड़ा छाई बादल बन, बरसी आंखें, चलती साथ रेल की पटरियां, फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। बस इतना सही है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो मौन बनी क्या है? रेल की पटरियां। मौन बनी क्या है? रेल की पटरियां। पीछे दिया हुआ है आपके, ये मैंने आपको दिखाया ना अभी। रेल की पटरियां, फिर भी मौन, सितारे छिपे। छिपे क्या? सितारे। कहाँ पर? बादलों की ओट में, सूना आकाश, बरसी आंखें। तो ये देखिए, छिपे हुए सितारे, बरसी हुई आंखें, सूना आकाश। ये देखिए, मौन बनी रेल की पटरियां, बरसी हुई आंखें, छिपे हुए सितारे, सूना आकाश। नेक्स्ट है, मन के जीते जीत है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। मन के जीते जीत है, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। 2 मार्क्स का है ये भी। देखते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। अर्थात जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं। यानी जब हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं कि अरे नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो हम सचमुच में ही हार जाते हैं। लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब बार बार गिरकर खड़े होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपकी जीत या हार को कोई और तय नहीं कर सकता है, यह खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। 25 से 30 शब्दों में लिखना था 2 मार्क्स के लिए, जो कि कंप्लीट हो गया। और ये जीवन के लिए भी सच्चाई है। कई बार आपको लगता है हम ये काम नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नहीं, वैसा नहीं सोचना है। हर इंसान हर काम कर सकता है, बस उसके अंदर स्टैमिना होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब आता है विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण। ये 14 मार्क्स के लिए है। अधोरेखांक सूचनाओं के अनुसार कृतियां, ये अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। गोवा देख में तरंगायित हो उठा, 1 मार्क्स के लिए है ये। गोवा देख में तरंगायित हो उठा, गोवा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। गोवा एक नाम है। अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद बताना है, यानी कि गोवा क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये बहुत सरल है, मैंने 2 वाक्य बताए, लेकिन जरूरी नहीं है वही लिखें, कोई भी आप बना सकते हैं। जैसे कि राम और श्याम मार्केट गए, आज मैंने बहुत सारा खाना खाया, और मैंने जो 2 लिखे हैं वो भी देख लीजिए। गाँव के बच्चे और बड़े सब मेला घूमने गए, दवाई खाकर मुझे बहुत आराम मिला। तो हमने बहुत का भी यूज़ किया है, और
और का भी यूज़ किया है। तो इसके अलावा भी आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जो भी आपको समझ में आए, ज़रूरी नहीं है यही सेंटेंस लें। नेक्स्ट है कृति पूर्ण कीजिए, शब्द संधि विच्छेद संधि भेद, ये भी आपको इसी तरीके से कृति बनाकर आंसर कॉपी में तब उसके अंदर आपको लिखना है, अथवा सदैव, दोनों का देख लेते हैं। संतोष का देखिए, सम प्लस तोष दिया हुआ है तो इधर आपको संतोष लिखना है और इधर आपको व्यंजन संधि उसमें है वो लिखना है। दूसरा है सदैव, तो सदा प्लस एव लिखना है आपको, और इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, ये देखिए ऐसे ही बॉक्स बना के लिखना है। सदैव, सदा का सदा प्लस एव और वृद्धि स्वर संधि है, यहाँ पे संतोष है और यहाँ पे आएगा व्यंजन संधि, ये लिख के दिखाया आपको। नेक्स्ट है सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे, देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे, तो देखिए बनाने लगे क्या है, मुख्य क्रिया है जो बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, और रेत का घर क्या है, वो सहायक क्रिया है, क्योंकि इससे पहले स्पष्ट नहीं होता कि घर किस चीज से बनाया जा रहा है, रेत का घर, और बनाने लगे क्या है, मुख्य क्रिया। नेक्स्ट है फिर भी धूप तीखी हो जाती है, इसमें सहायक क्रिया क्या है आपकी, ये देखिए जाती है, और मूल क्रिया क्या है आपकी, जाना, ये भी आपका क्वेश्चन है इसमें। फिर भी धूप तीखी ही होती है, सहायक क्रिया बतानी है और मूल क्रिया, तो सहायक क्रिया है आपकी जाति और मूल क्रिया है आपका जाना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। खाना, खाना का होगा खिलाना और खिलवाना। दूसरा है धुलना, तो ये गलत है, इसकी जगह धोना होना चाहिए, धोना, तो ये देखिए धुलाना, धुलाना, धुलवाना, तो धुलाना धुलाना दो बार है, तो धोना जैसे खाना है ना, खाना क्या है, प्रथम खिलाना और दूसरा है खिलवाना। वैसे ही यहाँ पे आपको एग्जाम में इसमें दिया गया है पेपर में धुलना, तो इसका है धुलाना और धुलवाना। धुलना की जगह धोना भी लिखा रहता तो भी आपका धुलाना और धुलवाना आता। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग कीजिए। शेखी बघाड़ना, तो शेखी बघाड़ना का मतलब होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना, और वो भी झूठी वाली, झूठी प्रशंसा करना। और दूसरा है निजात पाना, तो चलिए देखते हैं। शेखी बघाड़ना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। सीमा हमेशा शेखी बघाड़ती रहती है, मतलब झूठी प्रशंसा करना। दूसरा है निजात पाना, निजात पाना होता है किसी समस्या से छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। चालाक लोगों से जल्द निजात पा लेना चाहिए। मैंने आज अपनी समस्या से निजात पा ली है, या आप लिख सकते हैं मैंने मतलब आप मुक्ति पाना इसका दूसरा वर्ड है, मैंने आज अपनी समस्या से मुक्ति पा ली है, निजात पा ली है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दाद देना। दाद देना मतलब शाबाशी देना या वाह वाह करना, ये भी आपका इसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है आपका। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए हुए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके फिर से वाक्य। दाद देना, गीता के गाने की सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की। दाद देना मतलब प्रशंसा करना, तो क्या है यहाँ पर प्रशंसा की जगह आ जाएगा दाद देना। गीता के गाने की सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की, वाक्य फिर से लिखिए, तो प्रशंसा वाला है। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। कितने दिनों की छुट्टियां हैं, ये देखिए कितने दिनों की छुट्टियां हैं, कारक का भेद, एक कारक पहचान कर उसका भेद। तो कारक क्या है इसमें, की, ये संबंध कारक है। दूसरा है आवाज ने मेरा ध्यान बटाया, ये भी संबंध कारक है, यहाँ पर की और यहाँ पर ने। कारक चिन्ह क्या है आपका की, कारक भेद क्या है संबंध, कारक चिन्ह क्या है ने और कारक भेद क्या है संबंध। आवाज ने, दिनों की। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य है उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है, तो यहाँ पर आपका कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाएंगे और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। मतलब ये डायरेक्ट सेंटेंस है, हमने इसे इनडायरेक्ट बनाया है। उन्होंने पूछा के बाद कॉमा, ऊपर इन्वर्टेड कॉमास दोनों और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा, फुल एक मार्क आपको मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। बहुत से लोग अपनी आजीविका शारीरिक श्रम से चलाते हैं, तो चलाते हैं की जगह हो जाएगा चला रहे थे। अपूर्ण भूतकाल बनाना है आपको। रहा था, रही थी, रहे थे जिन वाक्यों के अंत में आता है वो अपूर्ण भूतकाल के वाक्य होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, बहुत से लोग अपनी आजीविका शारीरिक श्रम से चला रहे थे। नेक्स्ट देखिए, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, तो क्या हो जाएगा खरीदेंगे। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदेंगे, ये आपका क्या है सामान्य भविष्यकाल है। आप इतनी देर से नापतोल करते हैं, तो लास्ट में आ जाएगा कर चुके। आप इतनी देर से नापतोल कर चुके हैं। पूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना है। पूर्ण वर्तमान काल क्या है, चुके हैं, चुकी है, चुका है आदि शब्द किस में आते हैं, पूर्ण वर्तमान काल में।
निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, तो इसमें नहीं शब्द आया है ना, नहीं शब्द आया है, नहीं शब्द आया है, तो नहीं शब्द जहां आता है वहां निषेधार्थक वाक्य होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसको आपको आज्ञार्थक वाक्य बनाना है, तुम अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट है, थोड़ी देर बातें हुई, इसको निषेधार्थक यानी कि नेगेटिव बनाना है, थोड़ी देर बातें नहीं हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से बनाइए। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, तो इसमें दो अशुद्धियां हैं। पहली देखिए, का के हो जाएगा और दूसरा हुआ का हुए। बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। दूसरा है, लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई, तो को और गई दोनों को कट जाएगा और गई का गए हो जाएगा। लड़का पिताजी और माँ बाजार गए, दो अशुद्धियां हैं इसमें भी इसमें भी। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, मैं के साथ अपना आता है, मैं अपने देश को की जगह से, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, तो मेरे की जगह अपने हो जाएगा और को की जगह से हो जाएगा। तीनों वाक्य आपके शुद्ध हो गए। अब आता है आपका विभाग 5, रचना विभाग। ये बहुत बड़ा है, इसमें लेटर है, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर है, प्रश्न निर्मिति है, कहानी लेखन है, वृत्तांत लेखन है, उसके बाद आपका ये विज्ञापन है, उसके बाद ये निबंध है। तो रचना विभाग जो है आपको अलग सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। बाकी 4 विभाग आपके इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ये हिंदी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज का है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। 11th 12th का भी आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कॉमर्स स्ट्रीम का। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।